दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पानी होने के बाद भी वो रेगिस्तान कहलाता है। आखिर कौन सा रेगिस्तान है वो? दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी भी नदी है जो हमेशा गर्म रहता है। क्या आप जानते हैं कि सी और ओशन एक नहीं बल्कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। दोस्तों, आखिर धरती से सोना कैसे निकलता है? इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बीच समुद्र में अगर जहाज में खत्म हो गया तेल तो क्या वो जहाज डूब जाएंगे या नहीं। दोस्तों, ये सब हम यही जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं पहले उस रेगिस्तान के बारे में जहां पानी है फिर भी वो रेगिस्तान कहलाता है। दोस्तों, अक्सर जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में रेत और गर्मी वाली जगह का ख्याल आता है। ये बात हम सब बचपन से ही जानते आए हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे रेगिस्तान हैं जो बर्फीले होते हैं। ऐसे रेगिस्तान को पोलर रेगिस्तान कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रेगिस्तान सिर्फ रेत वाले इलाके को ही नहीं कहते हैं, यह किसी भी रूप में हो सकता है, यानी रेत से लेकर बर्फ तक। दोस्तों, रेगिस्तान हम उसे कहते हैं जहां साल भर में 25 सेंटीमीटर या 9.8 इंच से कम बारिश होती है। वो इलाका रेगिस्तान की लिस्ट में गिना जाता है। दोस्तों, पोलर रेगिस्तान में अत्यधिक कम तापमान और बंजर जमीन होते हैं। यहाँ का अधिकांश पानी सॉलिड रूप में जमा हुआ है। दोस्तों, अंटार्कटिका भी एक रेगिस्तान है। इसके साथ ही इसके नाम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का खिताब भी है। अंटार्कटिका रेगिस्तान 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि सहारा का एरिया 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही है। और दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान भी बर्फीला ही है, जिसका नाम आर्कटिक पोलर रेगिस्तान है। इसका एरिया 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, आप ये भी समझ गए होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है और वो कैसा है, तो चलिए अब आगे जानते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं उस नदी के बारे में जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। खैर, आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में ऐसे कई नदियां हैं जिनकी अपनी कुछ खासियत हैं। खैर, हम बात करते हैं इस रिवर के बारे में। ये रिवर साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन में बहती है। इसका पानी इतना गर्म रहता है कि अगर कोई इंसान या जानवर इसमें गिर जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। दोस्तों, वैज्ञानिक इसे थर्मल रिवर के नाम से भी जानते हैं और इसी नाम से यह पूरी दुनिया में फेमस है। इस नदी की खोज साल 2011 में हुई थी। इसके साथ ही इस नदी का पानी हमेशा उबलता रहता है, इसलिए इसे बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में इस नदी को सान टिम्पिस्का कहा जाता था, लेकिन अमेजन जंगल में रहने वाले लोकल आदिवासी इसे ला बोम्बा कहते हैं। इस नदी की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 82 फीट और गहराई 6 मीटर है। दोस्तों, इस नदी की टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है। इतने गर्म पानी में आप चाय बनाकर पी सकते हैं। और आप यहाँ देखो, ये अंडा यहाँ कैसे उबल रहा है और ये पूरी तरह से तैयार भी हो गया। मतलब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस पानी का इतना गर्म होने की वजह से आप लगभग यहाँ कोई सा भी खाना बना सकते हैं। खैर दोस्तों, इस नदी का पानी क्यों उबल रहा है, इस पर कोई सही जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन कुछ रिसर्चर कहते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों का तापमान बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पानी उबल रहा है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है? दोस्तों, अब हम जानते हैं सी और ओशन में क्या क्या अलग हैं। इससे पहले आपको जानना चाहिए कि सी का मतलब सागर होता है और ओशन का मतलब महासागर। दोस्तों, जब भी हम किसी बड़ी वाटर बॉडी को देखते हैं तो हम उसे अक्सर सी या ओशन बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों, महासागर सागर की तुलना में अधिक बड़े होते हैं। महासागर की गहराई सागर की गहराई से ज्यादा होती है और सागर हमेशा किसी जमीन के हिस्सों के साथ जुड़े होते हैं, जबकि महासागर कभी भी किसी जमीन के हिस्से के साथ नहीं जुड़े होते हैं। दोस्तों, सागर आगे चलकर महासागर से जुड़ा होता है, जबकि महासागर अपने आप में एक बड़ी बॉडी होती है। सागर और महासागर दोनों को ही उसके स्थान के हिसाब से नाम दिया जाता है। सागर और महासागर दोनों को ही अपनी अपनी जैविक विविधता होती है, जिसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे सी और ओशन में क्या क्या डिफरेंट हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर धरती से सोना कैसे निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको पहले जानना चाहिए कि धरती से सोना 2 तकनीक के जरिए निकाला जा सकता है, जिसमें पहला तकनीक है GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। दोस्तों, इसमें मिट्टी की हर परत की जांच होती है। इसकी जांच के आधार पर धातु का पता लगाया जाता है। अब दूसरी तकनीक है VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी। इसको जमीन के हिस्सों के आसपास लगाकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। इसकी मदद से भी सोने के अलावा और भी धातु का पता लगता है। दोस्तों, ASI और GSI की टीम इसी तकनीक से धातु का पता लगाती है और ऐसा करने के लिए भारत में इससे जुड़े अधिकारियों को सूचना देनी पड़ती है। दोस्तों, अब हम आखिर में ये भी जान लेते हैं कि क्या होगा अगर बीच समंदर में जहाज में तेल खत्म हो जाएगा, क्या वो डूब जाएगा? और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस पानी में चलने वाली जहाज की, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले जहाजों को इस तरह से बनाया जाता है कि अगर इसमें तेल खत्म भी होगा तब भी ये नहीं डूबेंगे। इन कार्गो शिपों में हजारों लीटर की क्षमता वाला टैंकर होते हैं जिसमें तेल भरे होते हैं।
बीच में किसी पोर्ट पर जब ये जहाज रुकते हैं तो वहाँ से तेल भर लिया जाता है। दोस्तों अगर बीच समंदर में कभी तेल किसी कारण खत्म भी हो गया तो ये आसपास के देशों से मदद मांगेंगे और वहाँ की नौसेना तेल की सर्विस देने वाले टैंकर लेकर वहाँ जाते हैं और शिप में जरूरत के हिसाब से तेल ट्रांसफर कर देते हैं। वैसे दोस्तों आज पूरी दुनिया भर में मालों की ढुलाई और पर्यटन के लिए पानी वाले जहाजों का प्रयोग होता है। तेल से लेकर कार तक, अनाज से लेकर कचरे तक समुद्री मार्गों से आयात और निर्यात किए जाते हैं। तो वैसे में अगर ये जहाज डूब जाएंगे तो ठीक नहीं होगा ना, इसलिए इसकी पहले से अपनी अलग ही क्षमता होती है।